जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 एपिसोड 8। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां पर हम देखते हैं यूजी और मेगुमी दोनों नंबर 1 कॉलोनी में एंटर कर चुके होते हैं और हिगुरुमा को ढूंढ रहे होते हैं। और रेन और रेमी दोनों बोलते हैं कि वो हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं। और अब कहानी हमें टाइम में कुछ पीछे दिखाई जाती है, मार्च 2060, जहां पर हम देखते हैं कि कोई चोर एक माँ और बेटी का खून कर देता है और पुलिस इस क्राइम के लिए कीता नाम के एक लड़के को अरेस्ट कर लेती है जो कि उसी एरिया में रहता था। पर कीता का कहना था कि वो बेगुनाह है और हिगुरुमा जो कि डिफेंस लॉयर है वो कीता से मिलने आता है। असल में जब पुलिस वाले कीता से पूछताछ करने गए थे तो वो वहां से भाग गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर तक पीछा किया और उसके कमरे में एक खून से सना चाकू मिला था और ये खून उसी माँ बेटी का था, यानी कीता रंगे हाथों पकड़ा गया था। पर कीता बोलता है कि वो पुलिस से डर के इसलिए भागा था क्योंकि उसके पास एक कैट है और वो जहाँ रहता है वहाँ कैट रखना अलाउड नहीं है, इसलिए कीता अपनी कैट को बचाने के लिए भागा था। और रही बात चाकू की, वो उसने सड़क पर से उठाया था। और हिगुरुमा अब अपने ऑफिस में आता है जहाँ पर वो अपने असिस्टेंट शिमुजू से बोलता है कि कीता की कहानी तो झूठी लग रही है, कीता रास्ते में पड़ा चाकू क्यों ही उठाएगा और पुलिस से डर के क्यों भागेगा। हिगुरुमा बोलता है कि कीता को पुलिस वाले ने पहले भी परेशान किया है। उसने बताया कि वो पुलिस स्टेशन में चाकू जमा करने जाने वाला था क्योंकि उसके मोहल्ले में पुलिस को कॉल करके बुलाना अलाउड नहीं है, वरना आस पड़ोस में अमीर लोगों को परेशानी होती है। कीता एनिपो नाम के एक शेल्टर में काम करता है जहां बूढ़े लोगों की देखभाल करनी पड़ती है, लेकिन यहां उसे कोई सैलरी नहीं मिलती बल्कि जेब खर्चे के लिए कुछ पैसे और एक टाइम का खाना दिया जाता है। और इसके बाद भी कीता महीने के 500 येन रेंट के नाम पर देता है। खैर, कीता के मोहल्ले में कई लोग रहते हैं जिनका पहले कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड था और उनमें से कोई चोर हो सकता है। हिगुरुमा उन सब की जानकारी निकालने लग जाता है क्योंकि उसे यकीन था कि कीता बेगुनाह है। शिमजू कहती है कि हम सरकारी वकील हैं तो हमें वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं मिलते और उससे ज्यादा तो हमें काम करना पड़ता है। सबको पता है कि इस केस में कीता को सजा जरूर मिलेगी, फिर भी हिगुरुमा उसका केस क्यों लड़ना चाहता है। तो हिगुरुमा बोलता है कि कभी कभी ऐसे भी केस हमें लड़ने चाहिए, इससे दिमाग की धार तेज रहती है। तो शिमजू चिल्लाते हुए बोलती है कि कभी कभी नहीं, तुम हमेशा ऐसे ही केस लड़ते हो। शिमजू फिर ताकी से मिलने उसके कैफे जाती है। पहले ताकागी भी हिगुरुमा के साथ काम करती थी। वो बताती है कि हिगुरुमा शुरू से ही ऐसा है, वो पैसे के लिए बिल्कुल भी लालची नहीं है। उसके पास एक ड्रिंक ड्राइविंग का केस आया था जिसमें एक 19 साल के लड़के को उसके साथियों ने दारू पिला दी थी। हिगुरुमा वो केस हार गया था और फिर वो लड़का उस पर चिल्लाने लगा था कि तुमने मुझे बचाया क्यों नहीं। ताकागी ने तभी हिगुरुमा को मना किया था कि ऐसे केस मत लिया करो जिनको जीतना नामुमकिन हो, कमजोरों की रक्षा करना ये सब सुनने में ही अच्छा लगता है। इन सब के चक्कर में हिगुरुमा अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर लेगा। खैर, हिगुरुमा दिन रात मेहनत करके कीता को इनोसेंट साबित करवा देता है। असल में क्राइम वाले दिन से ही कीता के मोहल्ले से एक लड़का और गायब है, तो हो सकता है कि वो चोरी उसी ने की हो। साथ ही क्राइम वाले समय पर कीता एक स्टोर के सीसीटीवी कैमरे में भी नजर आ रहा था। साथ में चोरी का कोई भी आइटम कीता के घर पर बरामद नहीं हुआ और कीता हिगुरुमा को शुक्रिया बोलता है कि उसने उस पर यकीन किया। लेकिन हिगुरुमा जानता था कि सामने वाली पार्टी फिर से अपील जरूर करेगी और फिर से ट्रायल होता है और इस बार कीता को दोषी ठहराया जाता है और उसे उम्र कैद की सज़ा मिल जाती है। हिगुरुमा जैसे छोटे वकीलों के पास ज़्यादा फंडिंग और ज़्यादा स्टाफ नहीं होता, जिससे वो कोई नया सबूत पेश नहीं कर पाता कि कीता निर्दोष है। फिर से अपील करने के लिए उसे सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, पर वो इतने छोटे मोटे केस सुनते ही नहीं हैं और सिस्टम तो पहले ही कीता को दोषी ठहरा चुका है। कीता हिगुरुमा की तरफ देखता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। हिगुरुमा ये देख के चौंक जाता है और खुद से पूछने लगता है कि ये मुझे इस तरह से क्यों देख रहा है। ताकागी ने हिगुरुमा से पूछा था कि उसके मन में क्या है, तो हिगुरुमा ने बताया था कि मैं कोई हीरो नहीं हूँ जो मासूम लोगों को बचाता है, बस मैं कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। कानून अंधा है क्योंकि वो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून के साथ लोग भी आंख बंद कर लेते हैं और क्योंकि वो कड़वा सच देखना ही नहीं चाहते। पर इंसाफ के लिए हिगुरुमा हमेशा अपनी आंखें खुली रखेगा, चाहे वो अकेला ही क्यों ना हो। खैर, जज कहता है कि किसी को इस फैसले से एतराज़ है तो वो 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। हिगुरुमा अब खड़ा होकर हथौड़े को टेबल पर मारने लगता है और जो देख सब हैरान हो जाते हैं और वो देखते हैं कि हिगुरुमा के ऊपर एक बड़ा शाशिकीगामी आ गया था।
हिगुरुमा बोलता है कि सब लोग बैठ जाओ क्योंकि ये ट्रायल फिर से शुरू होगा। और इस टाइम पर हिगुरुमा को उसकी पावर्स मिली थी और हमें पता चलता है कि हिगुरुमा भी कलिंग गेम का एक प्लेयर है। खैर कहानी वापस हमें प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहां पर रेन और रेमी दोनों बोलते हैं कि वो हिगुरुमा की लोकेशन जानते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक झूठ बोल रहा था। हम एक आदमी रेज को देखते हैं जिसके पास ढेर सारी पर्चियाँ थी और वो इंतज़ार कर रहा था अपने अगले शिकार के आने का। खैर कुछ टाइम पहले जब रिन स्कूल में जाता था तब कुछ लड़के एक स्टूडेंट को बुली कर रहे थे। रिन दूर से ये सब देखता है और मन में सोचता है कि इस लड़के को खुद के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, वरना ये लोग पूरे साल इसी तरह इसे बुली करते रहेंगे। लेकिन रिन खुद कुछ नहीं कर रहा था पर दूर से तमाशा देख रहा था। पर तभी हम एक दूसरे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि वहाँ आता है और इन बुलीज को रोकने लगता है। रिन को लगता है कि एक और गधा आ गया इससे निपटने के लिए, लेकिन ये स्टूडेंट और कोई नहीं था बल्कि यूजी था और वो उन सारी बुलीज की धुलाई कर देता है। और ये देखकर रिन वहाँ पर शॉक हो गया था। कहानी दोबारा में प्रेजेंट में दिखाई जाती है, जहाँ पर रिन यूजी को एक थिएटर के पास ले जाता है और बोलता है कि हिगुरुमा इसी के अंदर रहता है। यूजी उसे शुक्रिया बोलता है और अंदर जाने लगता है। फिर रिन बोलता है कि वो खुद भी हिगुरुमा से नहीं मिला है, लेकिन उसने हाबा को बुरी तरह से पीटा था। यूजी कहता है कि वो खुद उसे संभाल सकता है और फिर अंदर जाने लगता है। रिन उसे कुछ बताना चाहता था पर वो कुछ नहीं कह पाता। दूसरी तरफ हम रैमी को देखते हैं जो कि मैगुमी को लेकर एक जगह आ जाती है और असल में रैमी ने झूठ बोला था क्योंकि वो उसे रेजे के पास लेकर आ गई थी। और ये जानकर मैगुमी को बहुत गुस्सा आता है, जिसके बाद वो तुरंत ही अपने डिवाइन डॉग को समन कर लेता है और बोलता है उसके पास फालतू का टाइम नहीं है। और इधर यूजी को थिएटर के अंदर हिगुरुमा मिल जाता है जो कि एक बाथ टब के अंदर लेटा हुआ था और वो भी पूरे कपड़े पहन के। हिगुरुमा बोलता है कि उसे ऐसा करने में मजा आता है, जिसके बाद यूजी सीधा उससे काम की बात करने लगता है। पर हिगुरुमा बोलता है कि मैं एक लॉयर हूँ, मुझसे बात करने के लिए तो मैं 5000 येन की फीस देनी पड़ेगी। जो सुन यूजी चौंक जाता है, लेकिन हिगुरुमा बस मजाक कर रहा था कि मैं देखना चाहता था कि लालची वकील बन के कैसा लगता है। यूजी समझ जाता है कि हिगुरुमा कोई पुराना सोर्सरर नहीं है बल्कि एक आम इंसान है जिसे जुजुत्सु की पावर मिल गई है, तो हो सकता है कि वो बातों से ही उसे मना ले। दूसरी तरफ रेज समझ जाता है कि मैगुमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वो उसे अपनी टीम ज्वाइन करने के लिए बोलता है और पूछता है कि उसे कलिंग गेम के बारे में कितना पता है। मैगुमी बोलता है कि ये एक रिचुअल है जिसका पूरे होने पर जापान के सभी लोग बदल जाएंगे। और ये सुन रेजी हंसने लगता है और बोलता है तुम किंजाकू को जानते हो। मैगुमी को पता था कि कलिंग गेम में किंजाकू की पहचान वाला कोई सोर्सरर तो होगा ही। रेजी का मानना था कि किंजाकू का असली प्लान कुछ और है। मान लो कि 1000 सोर्सरर इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं और इस कॉलोनी में करीब 100 सोर्सरर हैं, पर इन कॉलोनीज़ में काशिमा और हिगुरुमा जैसे पावरफुल लोग भी हैं जो आसानी से बाकी सबको एलिमिनेट कर सकते हैं। फिर तो गेम रुक जाएगा और इन दोनों ने मिलके ही करीब 60 प्लेयर्स को एलिमिनेट कर दिया है। मैगुमी ने भी ये बात नोटिस की थी क्योंकि कॉलोनी में कुछ ज़्यादा ही सन्नाटा था। रेजे बताता है कि कोई मॉडर्न सोर्सरर तो आसमान से एंट्री लेते लेते ही निपट गए थे। अगर केंजागो को सच में प्लेयर्स की कर्स एनर्जी चाहिए होती तो वो ऐसा एंट्री सिस्टम रखता ही नहीं, बल्कि वो तो चाहता कि सोर्सरर आपस में लड़ते ही रहे। रेजे का मानना था कि जब आखिर में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर बच जाएंगे तब किंजाकू उन पर बम फोड़कर खुद ही कलिंग गेम को खत्म कर देगा। और इसी समय हम किंजाकू को देखते हैं जो कि चाइना गवर्नमेंट के कुछ लोगों से मीटिंग करने के लिए गया था। और इधर यूजी हिगुरुमा से कहता है कि वो कलिंग गेम को बंद कराना चाहता है। फिलहाल तो उसे एक नया रूल ऐड करना है जिसके लिए उसे हिगुरुमा के 100 पॉइंट्स चाहिए। हिगुरुमा साफ मना कर देता है। असली दुनिया का कानून बहुत खोखला है, वो देखना चाहता है कि कलिंग गेम का कानून कैसे काम करता है और उसे जानना है कि जो लोग इस गेम के रूल्स को ब्रेक करते हैं उन्हें कैसे सजा मिलती है। क्या उन्हें अपना केस रखने का मौका दिया जाएगा और कोई सुनवाई होगी या सीधा फैसला होगा। इसलिए वो नहीं चाहता कि गेम जल्दी एंड हो जाए, उसे देखना है कि लोगों की टेक्निक रिमूव कैसे होती है। यूजी बोलता है कि कलिंग गेम एक रिचुअल है जिसको पूरा होते ही जापान के सभी लोग खत्म हो जाएंगे। हिगुरुमा बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, कलिंग गेम हमेशा चलता ही रहेगा क्योंकि इसके रूल्स में यही लिखा है। यूजी समझ जाता है कि ये बातों से नहीं मानने वाला, वो सीधा उसे धमकी देता है कि मुझे तुम्हारे 100 पॉइंट्स इस्तेमाल करने दो। जिसके बाद हिगुरुमा बोलता है कि तुमने कभी किसी ऐसे को मारा है जिसने तुम्हें गुस्सा दिलाया हो? मैंने सोचा था यहाँ उससे भी अच्छा लगता है।
यूजी देखता है कि हिगुरुमा के पीछे एक शिकिगामी आ गया था। हिगुरुमा के पास 100 पॉइंट्स हैं, यानी वो ऑलरेडी करीब 20 सोर्सर को निपटा चुका है, तो यूजी को थोड़ा संभल के लड़ना होगा। हिगुरुमा अब यूजी के सामने आकर बोलता है डोमेन एक्सपेंशन डेडली सेंटेंस, यानी आखिर सुनवाई। और ये एपिसोड इसी सीन के साथ एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो, और हाँ, अगर आपको इसके पिछले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन देखनी हो तो उसकी लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप उन्हें भी कंप्लीट देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में, नई एनिमे फिर नई मानवा सीरीज की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।